कुछ देर बाद 4 आदमी कमरे में आए। उनमें से 2 के हाथों में उजी नामक सब मशीन गनें थी। उनमें एक दोनों बंदूकों के सामने कुर्सी पर बैठ गया। ये एक नया चेहरा था। वो मझोले कद का, क्लीन शेव, खुशनुमा चेहरे वाला और तीखी आंखों वाला शख्स था। उसकी भाव भंगिमा से पता चलता था कि वो उन लोगों का मुखिया है। वो कुछ देर तक दोनों बंधकों को घूरता रहा। विजय भी अवज्ञा के भाव से उसे घूरता रहा। हालांकि वो अंदर से दहशतज़दा था, लेकिन वो उन लोगों के सामने अपनी दहशत को जाहिर नहीं करना चाहता था। अगर उसका अनुमान सही था तो वो कॉलिन को और खुद को उससे ज्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, जिसमें कि वो पहले से ही फंसे हुए थे। तुम जानते हो मैं क्या चाहता हूँ? उस आदमी ने आगे की ओर झुककर विजय की ओर सख्त निगाहों से देखा। चाबी कहाँ है? चाबी? उसकी बात को समझ पाने में असमर्थ विजय ने भावहीन स्वर में दोहराया। उस आदमी का चेहरा सख्त हो उठा और उसकी आंखों में धमकाने वाले भाव उभर आए। मेरे साथ चालबाजी मत करो, उसने चेतावनी दी। मैं वाकई नहीं जानता कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। विजय ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। वो इस आदमी को कैसे यकीन दिलाता? विजय की ओर से अपनी निगाहें हटाए बगैर उस आदमी ने एक हट्टे कट्टे आदमी को इशारा किया, जिसने अपनी उजी का कुंदा विजय के बाएं गाल पर दे मारा। उसके चेहरे से खून निकला। दोस्तों, अगर आप हैरान हो रहे हो कि ये बीच में क्या चल पड़ा, तो ये उस कहानी का एक पन्ना था जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि अगर आप लोग चाहेंगे, जो वो अशोक की सीक्रेट सोसाइटी या भारत की इल्यूमिनाती जो बनी हुई है, उसके अराउंड जो कहानी लिखी गई है, ये उस कहानी का एक भाग है। यदि आप लोग चाहेंगे तो उसे मैं लाइव में पढ़ दूंगा, क्योंकि इस वाले सेक्शन में हम ऐड नहीं करेंगे इसे। यहाँ देवराज चौहान का ही राज चलेगा। आज आ पहुंचे हैं हम रॉबरी किंग के 9वें भाग में। आप सबका स्वागत है कहानी वार्ता में। आपका दोस्त विक्रम तहे दिल से स्वागत करता है। अब ज्यादा नहीं लटकाते, पहले 2.5-3 मिनट हो चुके हैं। शुरू करते हैं रॉबरी किंग पार्ट 9। गृह मंत्री जी के डिब्बे में मौजूद अधिकतर लोगों की निगाह फरहान की तरफ थी, जो कि जोरों से इंजन की तरफ का दरवाजा खटखटा रहा था, थपथपा रहा था जोरों से। फरहान पेंट्री कार के वेटर की वर्दी में था। पास में एसटीएफ के जवान के रूप में साबिर खड़ा था। 4 कदमों के फासले पर इस्माइल मौजूद था। उनके अलावा बोगी में 4 एसटीएफ बने आतंकवादी जवान मौजूद थे, जिनमें एक सूफी था। परंतु फरहान द्वारा इस तरह दरवाजा थपथपाने पर वो सतर्क हो उठे थे। गृह मंत्री जी की मौजूदगी में ऐसा होना उन्हें अजीब लग रहा था। घोरपड़े और राम लखन की नजरें मिली। बीच की सीट पर नौशाद मौजूद था। वो वेटर क्या कर रहा है? राम लखन बोला। इंजन ड्राइवर से कुछ काम होगा, तभी दरवाजा थपथपा रहा है, घोरपड़े ने लापरवाही से कहा। कुछ मिनट पहले तो ये ड्राइवर से बात कर रहा था, दरवाजे की नन्ही खिड़की से। मैंने देखा था, राम लखन ने कहा। घोरपड़े, तुमने ये बात नोट की कि वेटर के साथ एसटीएफ के जवान खड़े हैं, जैसे उन्हें दरवाजा खुलने का इंतजार हो? तुम कहना क्या चाहते हो? घोरपड़े ने कहा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, राम लखन ने कहा। घोरपड़े की आंखें सिकुड़ी। उसने फरहान और एसटीएफ के जवानों पर नजर मारी। पागल है तू, सब ठीक तो है। वो पेंट्री कार का वेटर है और एसटीएफ के जवान भी वहां मौजूद हैं। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी नकाब ओढ़े बैठा नौशाद हंस कर कह उठा। तुम सब पुलिस वाले पागल होते हो, वर्दी पहनने के बाद हमेशा उल्टा सोचते हो। हमने वर्दी नहीं पहनी, राम लखन ने चुपते स्वर में कहा। वो तो वर्दी वाले बदमाश ही। तभी गृह मंत्री जी के पास बैठा एक व्यक्ति उठते हुए दूर मौजूद फरहान से कह उठा। क्या बात है, तुम इस तरह दरवाजा क्यों ठोक रहे हो? मंत्री जी को इससे असुविधा हो रही है। फरहान ठिठका। चेहरा सख्त हो उठा उसका। उसने इस्माइल को देखा। इस्माइल की आंखों में आब हंसी कठोरता स्पष्ट दिखी। काम है इंजन ड्राइवर से,
साबिर ने कहा। किसको काम है? हमें। साबिर शांत था। तो ये वेटर क्यों दरवाजा थपथपा रहा है? कुछ समय पहले ही तो ये ड्राइवर से बात कर रहा था। बताओगे क्या काम है? साबिर ने इस्माइल को देखा। इस्माइल ने दांत भींच कर साबिर को इशारा किया और गन थामे उस आदमी की तरफ बढ़ा। ये देखकर दूर खड़ा सूफी सतर्क हो गया और तुरंत घोड़पड़े और राम लखन की तरफ बढ़ा। इस्माइल चेहरे पर खतरनाक भाव समेटे उस आदमी के पास पहुंचा और गन की नाल उसकी छाती पर रख दी। ये देखने वाले लोग चौंक पड़े। वो आदमी सिर से पांव तक कांप उठा। गृह मंत्री जी के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। वो बोले, ये सब क्या कर रहे हो जवान? इस हरकत का मतलब जानते हो? चुपचाप बैठे रहो। इस्माइल गुर्रा उठा। हम आतंकवादी हैं और अब ये ट्रेन हमारे कब्जे में है। सुनने वाले बुरी तरह चौंके। डर की लहर उनके जिस्मों में दौड़ती चली गई। साबिर, इस्माइल ऊंचे स्वर में बोला, सबसे कहे कि ट्रेन के लोगों को अपने कब्जे में ले ले और जो अपनी नाराजगी दिखाए उसे गोलियों से भून दिया जाए। ठीक है। कहने के साथ ही साबिर पीछे की बोगियों की तरफ बढ़ता चला गया। सूफी ने घोड़पड़े और राम लखन के पास पहुंचकर उन पर गन तान दी थी। दोनों ठगे से रह गए थे। तुम? घोड़पड़े संभले स्वर में बोला। कौन हो तुम? आतंकवादी। सूफी ने खतरनाक स्वर में हंसकर कहा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोग तो एसटीएफ के वेश में हैं हम, परंतु एसटीएफ वाले नहीं है। सूफी गुर्राया। अपनी जबान बंद। तुम लोग तो मेरे भाई हो। नौशाद एकाएक कह उठा। हाँ नौशाद मियाँ। सूफी दोनों के प्रति सतर्क था। हम लोग भाई हैं और तुम्हें ले जाने ही आए हैं। क्या? नौशाद का स्वर कांपा। मुझे छुड़ाने आए हो? लगता है तेरे को विश्वास नहीं हो रहा। सूफी हंसा। ओह, मैं जानता था कि अली जरूर किसी को भेजेगा मुझे छुड़ाने। हमें अली ने नहीं भेजा। अली तो अब जिंदा भी नहीं है। सूफी घोड़पड़े और राम लखन के प्रति सतर्क था। क्या? अली जिंदा नहीं रहा? नौशाद की आवाज में हैरानी के भाव आ ठहरे। उसे मार दिया गया। किसने मारा? देवराज चौहान नाम के डकैती मास्टर ने और मोना चौधरी ने। दोस्तों ये आप लोग जानते ही होंगे, एक मोना चौधरी और देवराज चौहान की कहानी है, वांटेड अली। एक्चुअली 4 कहानियों का एक सीरीज है, उसके अंदर की कहानी है ये सारी। खैर, ये दोनों कौन है? हिंदुस्तानी। अली को हिंदुस्तान आने की क्या जरूरत थी? नौशाद के उठा। वो हिंदुस्तान नहीं आया था। देवराज चौहान और मोना चौधरी ही पाकिस्तान गए थे। विश्वास नहीं आता? मेरे चेहरे से नकाब उतारो। उतारो। सूफी घोड़पड़े को देखकर गुर्राया। घोड़पड़े इन हालातों पर हैरान था। उसने नौशाद के चेहरे पर पड़ा नकाब उतार दिया। नौशाद का चेहरा उजागर हो उठा। आवेश में वो खुश और बेचैन दिख रहा था। तुम लोगों ने अली की मौत का बदला लिया देवराज चौहान और मोना चौधरी से? पूछा नौशाद ने। ये हमारा काम नहीं। क्या मतलब? अली की मौत का बदला उसके संगठन वाले लेंगे, ये हमारा काम नहीं है। तुम तुम लोग किसके कहने पर मुझे छुड़ा रहे हो? ये बात तुझे पाकिस्तान पहुंचकर पता चलेगी। पाकिस्तान? नौशाद का सर कांपा। क्या मैं पाकिस्तान पहुंच सकूंगा? क्यों नहीं? तुझे वापस पाकिस्तान तक पहुंचाना ही हमारा काम है। अब किसी बात की फिक्र मत कर। नौशाद का चेहरा खुशी से चमक रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? सूफी। और हमारे लीडर का नाम है इस्माइल। मेरे बंधन खोलो, बेड़ियां जंजीरें। सूफी ने दांत भींचकर राम लखन से कहा। बेड़ियों की चाबी तुम्हारे पास है। तुमने इसे बेड़ियां पहनाई थी। मैंने सब देखा था। खोल इसे, जल्दी कर। सूफी गुर्रा उठा। राम लखन ने अपनी सीट छोड़ी और जेब से चाबी निकालकर नौशाद की बेड़ियां खोलने लगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। नौशाद खुशी से कह उठा। कोई हमसे जीत नहीं सकता। सूफी मुस्कुराया। मैं फिर आऊंगा हिंदुस्तान पर हमला करने।
इस बार का हमला जबरदस्त होगा, बर्बाद कर दूंगा हिंदुस्तान को। सूफी ठहाका लगा उठा। राम लखन ने नौशाद की बेड़ियों के ताले खोल दिए। जंजीरों से आजाद होते ही नौशाद ने अंगड़ाई दी। नौशाद, सूफी ने कहा, इन दोनों की तलाशी ले, इनके पास रिवॉल्वरें जरूर होनी चाहिए। नौशाद ने घोरपड़े और राम लखन को कहर भरी नजरों से देखते हुए कहा, इन हरामजादों ने मुझे बहुत मारा, बहुत गालियां दी कुत्तों ने, तलाशी लो इनकी। नौशाद ने दोनों की तलाशी में एक एक रिवॉल्वर बरामद की। मैं इन्हें जिंदा नहीं, इन्हें इंजन के सामने वाले दरवाजे की तरफ ले चलो। ये याद रखना कि एसटीएफ के जवानों के रूप में सब हमारे साथी हैं। समझ गया। नौशाद घोर पड़े और राम लखन को देखता खतरनाक स्वर में कह उठा, तुम लोग एसटीएफ के जवानों के वेश में ट्रेन तक कैसे आ पहुंचे? घोरपड़े का दिमाग अभी तक घूमा पड़ा था। हम जो भी करना चाहें वो कर देते हैं, हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। सूफी दांत भींच कर बोला, लेकिन ये सब तुम लोगों ने किया कैसे? नौशाद, ले चल इसे। सूफी कहर कहर भरे स्वर में कह उठा। चलो हरामजादो। दोनों हाथों में रिवॉल्वर थामे नौशाद गुर्रा उठा। दोनों सीटों के बीच में से निकले और आगे की तरफ चल पड़े। तब तक नौशाद को कईयों ने पहचान लिया था। ये तो नौशाद है, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड, का मुजरिम, एक ने आवेश में कहा। तभी नौशाद ने कहने वाले की तरफ रिवॉल्वर की और ट्रिगर दबा दिया। धाए। बोगी में जोरदार धमाका गूंजा और गोली कहने वाले की छाती में जा लगी। वो ट्रेन की दीवार से जा टकराया और नीचे गिरता चला गया। इसके साथ ही ट्रेन में दहशत छा गई। हाँ, मैं नौशाद हूं। नौशाद गला फाड़कर ऊंचे स्वर में बोला, हिंदुस्तान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बार बार हिंदुस्तान आऊंगा और हमले करके लोगों को मारता रहूंगा। एक एक हिंदुस्तानी को अपने हाथों से खत्म करूंगा। हर कोई इस तरह बैठा था जैसे पांव के पास से रेंगता सांप निकल रहा हो। सन्नाटा सा ठहरा था बोगी में। मौत के डर ने मौत के डर ने अपने पंख फैला लिए थे बोगी में। नौशाद घोर पड़े और राम लखन के पीछे चलता एक आतंकवादी के पास से निकला और हंसकर बोला, कैसा है तू? पाकिस्तान जिंदाबाद। वो कह उठा, हमारे होते हुए पाकिस्तान का सिर कभी झुक नहीं सकता। पाकिस्तान के असली खैर ख्वाह तो हम हैं। आगे बढ़ता नौशाद ने कहा। इस्माइल अभी तक इस आदमी की छाती पर गन रखे खड़ा था। इन हालातों से गृह मंत्री सहम चुके थे। नौशाद पास से निकला तो इस्माइल कह उठा, आजादी मुबारक हो। तुम? मैं इस्माइल, इस ग्रुप का लीडर। शुक्रिया। नौशाद हंसा। पर तूने इसकी छाती पर गन क्यों रखी है? चलाता क्यों नहीं? ये हिंदुस्तानी है। तड़ 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 उसी पल गन गरजी और वो व्यक्ति उछलकर दूसरे व्यक्ति पर जा गिरा। हर हिंदुस्तानी को इसी तरह मारो। नौशाद वहां बैठे लोगों को देखता कह उठा, ये लोग कौन है? ये गृह मंत्री हैं हिंदुस्तान के। कैसे पाकिस्तानी हो तुम? हिंदुस्तान का गृह मंत्री तुम लोगों के सामने है और ये अभी तक जिंदा है। कहने के साथ ही नौशाद ने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया और ट्रिगर दबा दिया। गोली तेज आवाज के साथ गृह मंत्री जी की छाती में जा लगी। तड़ तड़। तभी इस्माइल के हाथ में दबी गन गरजी और इस्माइल गृह मंत्री जी के सीने पर जगह जगह खून के धब्बे उभरते दिखे। फिर सीट पर बैठे बैठे उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। मजा आ गया। नौशाद पागलों की भांति कह उठा, तेरे को गुप्त रूप से गृह मंत्री की देखरेख में दिल्ली ले जाया जा रहा था। इस्माइल ने कहा। मैंने गृह मंत्री को अपनी देखरेख में ऊपर भेज दिया। नौशाद ठहाके लगाने लगा। राम लखन और घोड़पड़े ठगे से खड़े थे। इन दोनों को भी खत्म करना है। नौशाद ने दोनों को कहर भरी निगाहों से देखा। इन्हें फरहान के पास ले जा। कौन फरहान? वो जो सामने वेटर की वर्दी में खड़ा है। नौशाद दोनों को लेकर आगे बढ़ गया। तभी डिब्बे में चार और आतंकवादी गन थामे आ गए। उनमें सदाकत और नईम भी थे। ट्रेन के लोग अब हमारे कब्जे में हैं। सूफी ने नईम को देखा। हर तरफ हमारा कब्जा है। हमने नौशाद को आजाद करा लिया है। सूफी ने खुशी भरे स्वर में कहा।
मैं देख रहा हूं उसे। सदाकत की निगाह दूर नौशाद पर थी। नौशाद घोड़ पड़े और राम लखन के साथ फरहान के पास पहुंचा। आजादी मुबारक हो, फरहान ने होंठ भींच कर कहा। तुम लोगों की मेहनतों का नतीजा है, नौशाद ने दोनों हाथों में रिवॉल्वर थामे कहा। ये दोनों पुलिस वाले मुझे गालियां देते रहे हैं, मारते रहे हैं। इन सालों को कुत्तों की मौत मारना है। कुत्तों की मौत मारने का वक्त नहीं है। फरहान ने हाथ बढ़ाकर घोड़पड़े को अपने पास खींचा और अपने कपड़ों में से रिवॉल्वर निकालकर उसके सिर से लगा दी। देखता रहे, इन्हें अभी मौत मिल जाएगी। साथ ही उसने इंजन का बंद दरवाजा भिड़भिड़ाया। तभी सूफी का खतरनाक स्वर बोगी में गूंजा। कोई शरारत न करे, अब ये ट्रेन हमारे कब्जे में है। किसी के पास हथियार हो तो हमें दे दे। तुम लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। इस ट्रेन में हमारी संख्या 36 है और सबके पास गने हैं। हर कोई दहशत में डूबा था। गृह मंत्री की मौत के साथ ही उनके हौसले पस्त हो गए थे। ऐसा भी हो सकता है किसी ने सोचा नहीं था। जल्दी कर, इस्माइल ने गन थामे ऊंचे स्वर में फरहान से कहा। फरहान ने पुनः जोरों से दरवाजा भिड़भिड़ाया। इस दरवाजे के पार क्या है? नौशाद ने पूछा। इंजन है, हमें इंजन पर कब्जा। तो उधर से खोल क्यों नहीं रहा? नौशाद गुर्राया। मेरे ख्याल से उसे शक हो गया कि कोई गड़बड़ है। अब तो उसने फायरिंग की आवाजें भी सुन ली होंगी। तभी घोड़पड़े कह उठा। तुम लोग पागल हो गए हो जो ये सब कर रहे हो। बच नहीं सकते तुम लोग। नौशाद का रिवॉल्वर वाला हाथ घूमा और रिवॉल्वर की नाल घोड़पड़े के चेहरे से जा टकराई। घोड़पड़े के होंठों से पीड़ा भरी कराह निकली। होंठ फट गया, खून बहने लगा। चुप कर हरामजादे, नौशाद गुर्राया। अब यहां हमारी चलेगी। घोड़पड़े कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। यही हाल राम लखन का था। हर तरफ गने थामे आतंकवादी खड़े थे और किसी की भी जान लेने में हिचकिचा नहीं रहे थे। तभी दरवाजे पर लगी नन्ही सी खिड़की सरकी और गुप्ता का चेहरा दिखा। खोल दरवाजा, फरहान कह उठा। गुप्ता ने घोड़पड़े का घायल चेहरा देख लिया था। जल्दी खोल, कहने के साथ ही फरहान ने रिवॉल्वर की नाल घोड़पड़े की कनपट्टी पर रख दी। वरना इस पुलिस वाले को मार दूंगा। नहीं खोलूंगा, गुप्ता की आवाज आई। धाएं। फरहान ने ट्रिगर दबा दिया। नाल घोड़पड़े के सिर से टिकी थी। अगले ही पल घोड़पड़े धड़ाम से नीचे जा गिरा। राम लखन के चेहरे पर आतंक उभरा। फरहान ने उसी पल राम लखन को अपनी तरफ खींचा और उसकी कनपटी पर नाल लगाकर गुप्ता से कहा। तूने दरवाजा नहीं खोला तो इसे भी गोली मार दूंगा। उधर से खिड़की से गुप्ता का आधा अधूरा चेहरा दिखता रहा। खोलता है कि नहीं? फरहान दांत किटकिटा उठा। नहीं। धाए। पुनः गोली चली और राम लखन के सिर से पार हो गई। राम लखन कटे पेड़ की तरह नीचे जा गिरा। मरने के बाद भी उसकी आंखें फटी हुई थी। दोनों लाशों के सिरों से खून निकलकर ट्रेन के फर्श में फैलने लगा था। तुम लोग बुरी मौत मरोगे, उधर से गुप्ता की आवाज आई। तेरी तो। फरहान ने गुस्से से जाली पर गोली चला दी, जो कि जाली से टकराकर छिटक गई। उधर से गुप्ता ने फौरन उसकी नन्ही खिड़की बंद कर दी। हरामजादा नहीं मानेगा, दरवाजा तोड़ दो, नौशाद गुर्रा उठा। तभी इस्माइल पास आकर कह उठा। नहीं खोलता दरवाजा? नहीं, वो नहीं खोलने वाला। हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, फरहान ने दांत किटकिटाकर कहा। इस्माइल ने दरवाजे को हाथ से टटोल कर देखा, फिर कहा। स्टील का बना मजबूत दरवाजा है ये, परंतु हम इसे तोड़ सकते हैं। इस दरवाजे की कुंडी कहां पर होगी? नौशाद बोला। मेरे ख्याल में बीच में या ऊपर की तरफ, फरहान ने कहा। ये हिंदुस्तानी ट्रेन नहीं लगती, नौशाद ने कहा। तभी दरवाजे वगैरह मजबूत हैं। मेरे ख्याल में हमें दरवाजे पर गोलियां चलाकर इसे बेकार करना होगा, इस्माइल ने कहा। जैसा भी हो, ये दरवाजा तोड़ दो, नौशाद बोला। अगला दृश्य।
प्रेमचंद गुप्ता ने नन्ही खिड़की को बंद करते ही रिसीवर उठाकर सुरेश अरोड़ा का नंबर मिलाया। हेलो। उधर से सुरेश अरोड़ा की आवाज आई। सर, गुप्ता ने गंभीर स्वर में कहा, उन लोगों ने मेरे सामने दो लोगों को मारा है। उन्हें वो पुलिस वाले कह रहे थे। वो हर हाल में इंजन रूम का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने ट्रेन पर कब्जा कर लिया है, सबको बंधक बना लिया है। ओह, ये तो बुरी खबर है। यहाँ के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। वो पागल आतंकवादी सबको मार देंगे। हौसला रखो। ट्रेन को रतलाम स्टेशन पर। मुझे डर लग रहा है सर। गुप्ता, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अब तो सब कुछ तुम पर ही निर्भर है। तुम। तभी उधर से दरवाजे पर जबरदस्त चोट पड़ी। गुप्ता हड़बड़ा उठा। सर, गौरव बोला, वो लोग दरवाजा तोड़ रहे हैं। गुप्ता ने फोन पर कहा, अब वो लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरोड़ा की जवाब में आवाज नहीं आई। मेरी बात का जवाब दीजिए अरोड़ा साहब। गुप्ता परेशान स्वर में कह उठा। मेरी बात सुनो। रंजीत साहू की आवाज कानों में पड़ी। क्या दरवाजा टूट जाएगा? आखिरकार तो टूट ही जाएगा। उन्हें दरवाजा तोड़ने में कितना वक्त लगेगा? मुझे क्या पता, 5 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं। रतलाम स्टेशन आने में कितनी देर है? 15 मिनट। अगर तुम ट्रेन की रफ्तार बढ़ा दो तो कितनी देर में पहुंचोगे? 200 की रफ्तार पर 7-8 मिनट में हम रतलाम स्टेशन पहुंच जाएंगे। तुम 200 से भी ज्यादा की रफ्तार कर दो। उनके दरवाजा तोड़ने से पहले ही ट्रेन रतलाम स्टेशन पर। तभी उनके कानों में गन की तड़तड़ की आवाज पड़ने लगी। उधर से दरवाजे पर गोलियां चलाई जा रही थी। 2 गोलियां इंजन रूम में भी आ गई थी। दरवाजे में छेद दिखने लगा था। वो दरवाजे पर फायरिंग कर रहे हैं। गुप्ता ने चीख कर फोन पर कहा। तुम्हें जैसा कहा है वो करो। ट्रेन की रफ्तार बढ़ाकर रतलाम स्टेशन पर गाड़ी पहुंचा दो। गुप्ता ने रिसीवर वापस लटकाते हुए गौरव से कहा, ट्रेन की रफ्तार 200 से भी ज्यादा कर दो। हमें फौरन रतलाम स्टेशन पर पहुंचना है। सर, दरवाजे पर गोलियां। उसी पल पुनः दरवाजे पर उस तरफ से गोलियां चलाई जाने लगी। दोनों के दिल धड़क उठे। वो फौरन एक तरफ हो गए कि गोली उन्हें न लगे। इस बार 3-4 गोलियां इंजन रूम के भीतर आ गई थी। दरवाजे का छेद बड़ा होता हुआ महसूस हुआ। सर, गौरव डर से कांपा। गुप्ता भी डर रहा था, परंतु उन्होंने खुद को संभाल कर कहा उसने खुद को संभाल कर कहा, इस प्रकार आतंकवादियों को दरवाजा तोड़ने में 5 मिनट से ज्यादा का वक्त लगेगा। तुम स्पीड बढ़ा दो ट्रेन की। मैं आगे बढ़ूंगा तो वो गोलियां। जल्दी करो बेवकूफ। कहते हुए गुप्ता खुद डैशबोर्ड पर लगे कंप्यूटर के पास पहुंचा और बोला, कोड बताओ। A&925। गौरव ने कहा। वो इंजन के एक तरफ सटा हुआ था। गुप्ता उसी पल कंप्यूटर पर व्यस्त हो गया। सर। तभी गौरव चीखा। गुप्ता ने हड़बड़ाकर उसे देखा। गौरव के चेहरे पर दहशत के भाव नाच रहे थे। वो देखिए सर। गुप्ता ने कांपते स्वर में दरवाजे की तरफ देखा। गुप्ता ने दरवाजे की तरफ देखा तो अगले ही पल ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। दरवाजे पर जो 3 इंच बड़ा छेद हो गया था, उसमें से उधर से गन की नाल डाल दी गई थी और उसके देखते ही देखते अगले पल तड़तड़ की आवाज के साथ गोलियां चलने लगी। इसके साथ ही नाल इधर उधर घूमती जा रही थी। गुप्ता कुछ समझ न सका और तब तक कुछ गोलियां उसकी पिंडलियों में आ धसी थी। गुप्ता के होंठों से गला फाड़ने वाली चीख निकली और वो नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही कई गोलियां उसके शरीर में आ धसी। उसे इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो समझ सके कि वो मरने जा रहा है, और मर गया वो। गौरव आतंक से जड़ा सहमा सा एक तरफ सटा खड़ा था, इसलिए वो इत्तेफाक से बच गया था, परंतु वो कांप रहा था। उसकी टांग स्पष्ट तौर पर थरथराती देखी जा सकती थी। चेहरा सफेद हो चुका था। आंखें खौफ से फटकर फैल रही थी। तभी उसके कानों में इस्माइल का दरिंदगी भरा स्वर उस छेद में से आकर पड़ा। तुम में से एक मर गया है। मैं दरवाजे में बने छेद से देख रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम में से दूसरा जिंदा है। क्या तुम भी अपने साथी की तरह मरना चाहते हो? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो इस बार गोलियां तुम्हारी जान ले लेंगी। मैं मरना नहीं चाहता।
भय से चीखता गौरव का स्वर उसके कानों में पड़ा। हम तुम्हें जिंदा रखेंगे अगर तुम दरवाजा खोल दोगे तो, इस्माइल ने कहा। मुझे मारोगे तो नहीं? नहीं, प्लीज मुझे मत मारना। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे मारना मत। गौरव की आंखों में आंसू चमक उठे। नहीं मारेंगे, दरवाजा खोलो। गौरव का शरीर कांपा। वो दहशत भरी नजरों से नीचे पड़ी गुप्ता की लाश को देख रहा था। फिर कांपती टांगों से गुप्ता के शरीर को फलांग कर गौरव आगे बढ़ा और दरवाजे के पास आ पहुंचा। इस्माइल की आवाज पुनः कानों में पड़ी। दरवाजा खोलो। गौरव रो देने वाले स्वर में कह उठा। मुझे मारना मत। नहीं मारेंगे, तुम हमारे दोस्त बन जाओगे दरवाजा खोलकर। और गौरव ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही फरहान, इस्माइल और नौशाद ने तूफान की भांति भीतर प्रवेश किया। गौरव कांपती टांगों से पीछे हुआ और डैशबोर्ड थाम लिया। ट्रेन 100 की रफ्तार से दौड़ी चली जा रही थी। मैदान मार लिया हमने, नौशाद ठहाका लगाकर कह उठा। इस्माइल के हाथ में गन थी। नौशाद और फरहान के हाथों में रिवॉल्वरें। इस्माइल ने होंठ भींचे पूरे इंजन में नजर मारी। नजरें दीवार पर टंगे फोन पर जा टिकी। तो तुम लोगों के पास फोन भी है? इस्माइल ने गौरव को देखा। किससे बात हो रही थी? मैं नहीं, गुप्ता साहब बात कर रहे थे। गौरव ने कांपते स्वर में गुप्ता की लाश की तरफ इशारा किया। मुझे मत मारना। किससे बातें हो रही थी? इस्माइल ने भीचे स्वर में पूछा। रेलवे के बड़े अफसर से, और और क्राइम ब्रांच के अफसर से। क्या बातें हो रही थी? वो कह रहे थे कि ट्रेन को रतलाम स्टेशन पर रोकना है। वहां मिलिट्री और पुलिस पहुंच चुकी है। साले कुत्ते! नौशाद दांत पीस कर कह उठा। इस्माइल का चेहरा कठोर हो गया। वो दोनों से बोला, अब सब कुछ हमारे काबू में है। कहने के साथ ही उसने जेब से बुलेट ट्रेन की डुप्लीकेट चाबी निकाली और डैशबोर्ड पर नजर आ रहे की होल में चाबी लगा दी। फरहान, ट्रेन की स्पीड बढ़ा दे। फरहान, ट्रेन की स्पीड बढ़ा दे। फरहान, जो कि बाबू से जान चुका था कि ट्रेन को कंट्रोल कैसे करना है, वो तुरंत इस काम में लग गया और चंद ही सेकंडों में बुलेट ट्रेन की रफ्तार तूफानी रफ्तार से बढ़ने लगी थी। नौशाद, दरवाजा खोलकर लाश को बाहर फेंक दे, इस्माइल बोला। नौशाद ने जल्दी से दरवाजा खोला तो तूफानी हवा भीतर प्रवेश करने लगी। उन्होंने इंजन की चीजों को पकड़कर खुद को संभाला। नौशाद गुप्ता की लाश को दरवाजे की तरफ खींचने लगा। गौरव डैशबोर्ड के पास सहमा सहमा सा खड़ा था। अगले मिनट भर में नौशाद ने गुप्ता की लाश को इंजन के बाहर फेंक दिया। इस्माइल ने गौरव से खतरनाक स्वर में कहा, हम तेरे को नहीं मारेंगे। गौरव ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर सिर हिलाया। चल, ट्रेन से बाहर कूद जा, इस्माइल बोला। क्या? गौरव चिंक पड़ा। मैं कूदते ही मर जाऊंगा। साले कुत्ते! नौशाद ने भड़क कर उसकी बांह पकड़कर खींचा, परंतु गौरव मजबूती से डैशबोर्ड पकड़े रहा और तड़प कर बोला, मुझे मत मारो। तुमने तो मुझे अपना दोस्त बना लिया था। मैं मरना नहीं। नौशाद ने दांत भींच कर रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया और धाएं धाएं 2 बार ट्रिगर दबाया। दोनों गोलियां गौरव की छाती पर लगी। डैशबोर्ड पर से उसकी पकड़ ढीली हो गई। इससे पहले कि वो नीचे गिरता, नौशाद ने उसे कमीज से पकड़कर खींचा और इंजन के खुले दरवाजे से बाहर उछाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। ट्रेन अब तूफानी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। फरहान हंसा और पलटा। नौशाद भी हंसा। इस्माइल हंसकर कह उठा, अब सब ठीक है। यह ट्रेन हमारी है। हम जीत गए इस्माइल, फरहान खुशी से कह उठा। अभी नहीं, अभी काम बाकी है, इस्माइल ने कहा। रतलाम स्टेशन पर हमारे स्वागत की तैयारी हो चुकी है। हमें क्या फर्क पड़ता है, फरहान बोला। रतलाम हमारी मंजिल नहीं है। बाहर सब जानते हैं कि हम ट्रेन में कुछ कर रहे हैं, इस्माइल ने कहा। उन्हें यह बात कैसे पता चली कि हम ट्रेन में? हमें उनके बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपने काम के बारे में सोचना है। ट्रेन की एक बोगी सोने से भरी पड़ी है, फरहान बोला। हम सोना लेने नहीं आए हैं,
इस्माइल ने मुस्कुराकर नौशाद को देखा। अपना हीरा लेने आए हैं जो हिंदुस्तान के कब्जे में था। नौशाद मुस्कुराया। तभी खुले दरवाजे पर सूफी दिखा। उसने इंजन में नजर मारी। ट्रेन अब पूरी तरह हमारे कब्जे में है सूफी, इस्माइल ने कहा। शुक्र है ऊपर वाले का कि हमारे सारे दाव सीधे पड़ रहे हैं। दोनों ड्राइवर कहाँ हैं? सूफी ने पूछा। बाहर फेंक दिया उन्हें। उनकी जरूरत भी नहीं थी। सूफी ने खतरनाक भाव समेटे अपना चेहरा हिलाया। तुम अपने सब लोगों को बता दो कि इंजन भी हमारे कब्जे में आ गया है। इससे उनके हौसले और भी बुलंद हो जाएंगे। सूफी फौरन पलटकर वापस चला गया। अब क्या प्रोग्राम है? नौशाद ने इस्माइल से पूछा। रास्ते में एक जगह हमारे आदमी मौजूद है। वहां हम ट्रेन रोकेंगे और तुम्हारे साथ उतरकर चले जाएंगे। मुझे कहाँ ले जाने का प्रोग्राम है? पाकिस्तान। सुनकर खुशी हुई, लेकिन मुझे कौन सा संगठन आजाद करवा रहा है? इसका जवाब तुम्हें पाकिस्तान पहुंचकर ही मिलेगा। अभी तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। नौशाद ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर कहा, ट्रेन में मौजूद लोगों का क्या होगा? कोई जिंदा नहीं बचेगा। ट्रेन छोड़ते वक्त ट्रेन में हमने न्यूक्लियर बम लगा देना है। साथ ही ट्रेन को स्पीड पर चला के छोड़ देना है। ट्रेन हमसे सैकड़ों मील दूर पहुंचेगी और न्यूक्लियर बम फट जाएगा। इस्माइल होंठ भींचे कह रहा था। ट्रेन में मौजूद कोई भी नहीं बचेगा। बम जहां फटेगा वहां से मीलों दूर की जगह न्यूक्लियर बम से प्रभावित होगी और हजारों लोग मरेंगे। न्यूक्लियर से प्रभावित जगहों पर ना तो कभी फसल होगी और बच्चे भी अपंग पैदा होंगे। हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चोट होगी। प्लान अच्छा है, नौशाद हंसा। दोबारा कभी हिंदुस्तान वाले बुलेट ट्रेन चलाने की नहीं सोचेंगे। फरहान, इस्माइल ने कहा, तुम इंजन में रहोगे और ट्रेन संभालोगे। नौशाद तुम्हारे पास रहेगा। ठीक है। अब ट्रेन की रफ्तार क्या है? 200। और बढ़ा दो रफ्तार, ताकि हम अपनी मंजिल पर जल्दी से पहुंच सके। इसी पल इंजन की दीवार पर लगा फोन बजने लगा। तीनों की नजर फोन पर उठी तीनों की नजर फोन की तरफ उठी। मैं अब ट्रेन के डिब्बे में जा रहा हूँ, वहां के हालातों को भी देखना है। कहने के साथ ही इस्माइल पलटा और इंजन से बाहर निकल गया। दीवार पर टंगा फोन अभी भी बज रहा था। फरहान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर थामा और कान से लगाया। हेलो। मैंने तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए फोन किया है गुप्ता। रंजीत साहू की आवाज कानों में पड़ी। तुमने बहुत ही छोटा सा काम करना है कि ट्रेन को रतलाम स्टेशन पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर रोक देना है। 5 मिनट में तुम ट्रेन के साथ रतलाम पहुंचने वाले हो। रास्ते में पड़ने वाले रेलवे केबिन ने तुम्हारी ट्रेन को देखकर खबर दी है कि ट्रेन रतलाम की सीमा में प्रवेश कर चुकी है। ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही सब आतंकवादी। फरहान हंस पड़ा फोन पर। रंजीत साहू की आवाज एकाएक थम गई। फिर आवाज आई, कौन हो तुम? तो तुम लोग हमारे खिलाफ प्लान तैयार कर रहे हो कि हमें रतलाम स्टेशन पर मार डालोगे? फरहान का स्वर कड़वा था। तुम लोग इंजन में हो? रंजीत साहू की आवाज में फीकापन आ गया था। हाँ, ट्रेन हमारे कब्जे में है। गुप्ता और उसके हेल्पर को मारकर बाहर फेंक दिया हमने। और ओह, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये कर दिया है हमने। तुम कौन हो? मैं रंजीत साहू हूँ, क्राइम ब्रांच का सीनियर इंस्पेक्टर। तुम लोग जो कर रहे हो वो। हम नौशाद को लेने आए थे और उसे ले जा रहे हैं। दौड़ती ट्रेन में हम उसे लेकर गायब हो जाएंगे। फरहान हंसा। तुम लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और जाते जाते एक तोहफा तुम लोगों को देकर जाएंगे। तोहफा? न्यूक्लियर बम? क्या? उधर से रंजीत साहू के चौंकने की आवाज आई। क्या कहना चाहते हो तुम? तुम लोगों को नौशाद की या हमारी नहीं, न्यूक्लियर बम की चिंता करनी चाहिए जो कि बहुत जल्द ट्रेन में फटने वाला है। पागल हो गए हो क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकते। जानते हो न्यूक्लियर बम का? परंतु फरहान ने पूरी बात नहीं सुनी और रिसीवर रख दिया। पास खड़ा नौशाद हंसकर जहरीले स्वर में कह उठा, न्यूक्लियर बम के फटने के बारे में जानकर अब हिंदुस्तान की सरकारी मशीनरी थर थर कांपने लगेगी। मजा आ गया। अगला दृश्य।
इस्माइल जब इंजन से बाहर निकला तो उसने ठिठक कर बोगी में नजर मारी। घोड़पड़े और राम लखन की लाशें उसके पांव के पास पड़ी थी। सामने गृह मंत्री की लाश कुर्सी पर बैठी मुद्रा में मौजूद थी। हर कोई वहां सहमा हुआ था। गने थामे आतंकवादी एसटीएफ की वर्दी पहने यहां वहां मौजूद थे। बुलेट ट्रेन तूफानी रफ्तार से दौड़ती जा रही थी। जो भी बोलने की कोशिश करे उसे मार दो, इस्माइल ने ऊंचे स्वर में कहा और बोगी में आगे बढ़ने लगा। हर किसी की दहशत भरी निगाह इस वक्त इस्माइल पर थी। इस्माइल ने हाथ में गन थाम रखी थी। चेहरे पर जिंदगी नाच रही थी। रास्ते में सूफी खड़ा था। इस्माइल उसके पास पहुंचकर ठिठका। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मैंने तुम्हें इस काम का लीडर बनाकर कोई गलती नहीं की, सूफी धीमे स्वर में कह उठा। भविष्य में तुम्हें कोई भी बड़ा काम सौंप कर निश्चित हुआ जा सकता है। शुक्रिया, तुमने सब कुछ अच्छे ढंग से निपटाया। अभी तो शुरुआत है, काम पूरा नहीं हुआ है। मुझे यकीन है कि सब कुछ इसी प्रकार ठीक से निपट जाएगा और हम नौशाद के साथ पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। खुदा ने चाहा तो ऐसा ही होगा, इस्माइल पुनः मुस्कुराया। इन कामों में खुदा को बीच में मत लाओ। ये काम खुदा की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और खुदा कभी भी ऐसे कामों में हमारा साथ नहीं देगा, सूफी बोला। खुदा कहता है कि किसी की जान लेना पाप है और हम लोगों की जान लेते हैं। इस्माइल ने सूफी को गंभीर निगाहों से देखा। तुम खुदा से डरते हो? हाँ, डरता हूँ। जब भी खुदा की याद आती है तो विचारों को झटक देता हूँ। जैसे वो बिल्ली को देखकर फंसा कबूतर आंखें बंद करके सोचता है कि बिल्ली अब चली गई, कुछ ऐसा ही मैं खुदा का विचार आने पर करता हूँ। तुम तो बहुत कमजोर हो सूफी। मैं अगर कमजोर होता तो तुम्हारा बड़ा ना होता। मैं खुदा से डरने वाला परंतु अपने काम में सफल इंसान हूँ। जब काम पर होता हूँ तो खुदा मुझे याद नहीं आता, तब मेरा काम ही मेरा खुदा होता है। काम की तरफ ध्यान दो। इस काम का लीडर मैं हूं और मैं असफल नहीं होना चाहता। सच बात तो यह है कि मैं भी खुदा से डरता हूं, परंतु ये सब काम हमारी रोजी रोटी का जरिया है। यही हमारी जिंदगी है, कहकर इस्माइल आगे बढ़ गया। सूफी ने तुरंत उस पर से नजरें हटाई और बोगी में नजर मारकर ऊंचे स्वर में कह उठा। जो जिंदा रहना चाहता है वो खामोशी से बैठे, वरना हम एक एक को भून कर रख देंगे। इस्माइल उस बोगी से निकलकर अगली बोगी में पहुंचा जो कि पत्रकारों की थी। इस वक्त वहां 8 गनमैन फैले दिख रहे थे। हर किसी के चेहरे पर क्रूरता के भाव थे। बोगी में सन्नाटा छाया हुआ था। सब पत्रकार, कैमरामैन, उनके सहायक, हर किसी की निगाह आतंकवादियों पर थी। इस्माइल ने ठिठक कर हर तरफ नजर मारी और खतरनाक मुस्कान के साथ कह उठा। तुम लोगों में कई जाने पहचाने चेहरे हैं जो टीवी न्यूज पर बहुत बकवास करते हैं, लेकिन इस वक्त हमने सबको चुप करा रखा है। यह होती है हथियार की ताकत। हमसे जो टकराएगा वो बुरी मौत मरेगा। तो तुम, एक रिपोर्टर ने हिम्मत करके कहा, आखिर करना क्या चाहते हो? इस्माइल ने उसे घूरा, फिर उसकी तरफ बढ़ता मौत के स्वर में बोला, खड़े हो जाओ। वो तुरंत खड़ा हो गया। चेहरे पर डर के भाव आ गए थे। इस्माइल उसके पास पहुंचा और गन की नाल उसकी छाती पर रख दी। ये देखकर रिपोर्टर सिर से पांव तक कांप उठा। चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांप कर बोला, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं, इस्माइल ने दांत भींच कर कहा। तुमने पूछा कि हम क्या करना चाहते हैं। हम अपने बहुत ही अहम मिशन को पूरा कर रहे हैं। तुम्हें पता होगा कि साथ वाली बोगी में एक कैदी को ले जाया जा रहा है। उसने सहमति में सिर हिलाया। गन अभी भी उसकी छाती पर रखी हुई थी। इस्माइल ने, वो कैदी नौशाद है, जो कि मुंबई पर हमला करने के जुर्म में पकड़ा गया था। नौशाद? उसके होंठों से निकला। वो हाँ, वही। इस्माइल वहां मौजूद अन्य रिपोर्टरों के चेहरे पर निगाह मारता कह उठा। उसे सरकार गुप्त रूप से दिल्ली भेज रही है, क्योंकि सरकार को पता चल गया कि हम लोग घुसपैठ कर रहे हैं कानून के पहरे में और नौशाद को आजाद करा लेना चाहते हैं। लेकिन हमें सरकार के इस प्लान के बारे में पता चल गया और हम एसटीएफ के वेश में बुलेट ट्रेन में आ पहुंचे। ये तो सनसनीखेज खबर है, वो बोला।
ट्रेन में सोने को भी तुम लोग लूटना चाहते हो? नहीं, हम अपना हीरा लेने आए थे, वो ले लिया। तुम नौशाद को हीरा कह रहे हो? हाँ, वो हमारा हीरा ही है। उस बोगी में गृह मंत्री जी हैं। ये सब देखकर उन पर क्या प्रतिक्रिया हुई? इस्माइल की आंखों में वहशी चमक नाच उठी। गृह मंत्री ने प्रतिक्रिया दिखाने की चेष्टा की तो हमने उसे मार दिया। मार दिया? अब तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया। एक सवाल और। पूछो पूछो, जहरीले स्वर में कहा इस्माइल ने। ट्रेन तो दौड़े जा रही है, तुम लोग नौशाद को कैसे लेकर फरार हो गए? इंजन हमारे कब्जे में है, हमारे लोग ट्रेन चला रहे हैं और मुनासिब जगह पर रोककर हम बाहर निकलेंगे और ट्रेन में न्यूक्लियर बम लगाकर ट्रेन को आगे दौड़ा देंगे। ठीक टाइम पर आगे जाकर न्यूक्लियर बम फटेगा और फिर मजा आ। तुम लोग न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने वाले हो? वो घबरा कर कह उठा। हाँ, तुम्हारे हिंदुस्तान का सत्यानाश कर देना चाहते हैं हम। इस्माइल दांत पीस कर कह उठा। हम? तुम किस संगठन से वास्ता रखते हो? ये बात बताना जरूरी नहीं समझता मैं। न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करना गलत बात है, तुम्हें ऐसा करना। तुम हमारे संगठन के लीडर क्यों नहीं बन जाते? क्यों? ताकि तुम हमें सलाह दे सको कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो फौरन चुप हो गया। तुम्हारे सवाल पूरे हो गए? इस्माइल मौत भरे स्वर में कह उठा। हाँ, मेरी छाती से गन हटा लो। तड़ तड़ तड़। उसी पल गन गरजी और वो रिपोर्टर इस तरह अपनी सीट पर जा गिरा जैसे किसी ने उसे जोरों का धक्का दे दिया हो। उसका सिर और दोनों हाथ एक तरफ लुढ़क गए। आंखें फटी की फटी रह गई थी, जैसे उसे यकीन ना हो कि वह मर गया है। इस्माइल ने दांत भींचे हर तरफ नजर मारी। सबके चेहरों पर डर की परछाइयां नजर आ रही थी। अपने साथी को इस तरह मरता देखकर वो ठगे से रह गए थे। इस्माइल गन वाला हाथ सिर के ऊपर लहराकर बोला। किसी और को कुछ पूछना है? सब चुप। खामोशी। सन्नाटा छाया रहा। जो भी बोले उसे मार दो, खूंखार स्वर में कहता इस्माइल बोगी में आगे बढ़ गया। उस बोगी से निकलकर अगली बोगी में पहुंचा इस्माइल। ये उन्हीं की बोगी थी, परंतु अब वहां सिर्फ दो लोगों के अलावा और कोई नहीं था। दोनों बोगी के इधर उधर खड़े सतर्कता से पहरा दे रहे थे। इस्माइल आगे बढ़ा और सीट पर पड़ा छोटा सा बैग थाम कर उसे खोला। गन कंधे पर लटका ली थी। बैग में स्टील का छोटा सा बक्सा दिखा। उसमें न्यूक्लियर बम था। इस्माइल के चेहरे पर शैतानी भाव दिखने लगे। अब ऐसी चोट होगी हिंदुस्तान पर कि सह नहीं सकेगा। बड़बड़ाते हुए उसने बैग बंद करके वहीं सीट पर रहने दिया और कंधे से गन उतारकर हाथ में थामे आगे बढ़ता वहां मौजूद दोनों से कहा, यहां पर कोई आकर छिपे नहीं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। इस्माइल पेंट्री कार में प्रवेश कर गया। वहां भी उसके 8 साथी मौजूद थे और पेंट्री कार के सारे कर्मचारियों को नीचे फर्श पर बैठा रखा था। हर कोई डरा सा दिख रहा था। उन पर गनें तनी थी। कोई कुछ करना कोई कुछ करके मरना नहीं चाहता था। इस्माइल सदाकत के पास छटकता कह उठा, कोई फालतू में हिलता भी दिखे तो उसे खत्म कर दो। 3 को मारना पड़ा। उधर किचन में लाशें पड़ी हैं। एक ने हमसे गन छीननी चाहिए। सदाकत कठोर स्वर में कह उठा। बेशक सबको मार दो, इन लोगों की वजह से हमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जरूरत पड़ी तो सबको मार दिया जाएगा। जगमोहन और विनय बरूटा भी वहां कर्मचारियों की भीड़ में बैठे हुए थे। पीछे क्या पोजीशन है? इस्माइल ने पूछा। पीछे की बोगी में सोना लदा है। वहां हमारे 2 आदमी हैं। 3 आदमी पीछे गार्ड की तरफ गए हैं। पीछे कोई खतरा तो नहीं है? सब कुछ हमारे कब्जे में है। सदाकत ने कहा। कब्जे में ही रहना चाहिए। मैं पीछे का चक्कर लगा कर आता हूँ। हमारी मंजिल आने में कितना वक्त है? 2 पौने 2 घंटे। इस्माइल सख्त स्वर में बोला। तब तक सारे हालात हमारे हक में रहने चाहिए सदाकत। चिंता मत करो। सदाकत खतरनाक स्वर में बोला। इंजन में कौन है? फरहान। कहने के साथ ही इस्माइल आगे बढ़ता चला गया। वो पूरी ट्रेन का एक चक्कर लगा लेना चाहता था।
अगला दृश्य। इंजन में मौजूद थे फरहान और नौशाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नौशाद हंसकर कह उठा। तुम लोगों ने मुझे छुड़ाने के लिए इतने बड़े काम को अंजाम दिया। जो काम तुमने किया है उसके सामने तो ये काम कुछ भी नहीं, फरहान हंसा। तूने तो हिंदुस्तान को हिला दिया था मुंबई पे हमला करके। मैंने तो और भी बहुत कुछ कर देना था, परंतु पकड़ा गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। नौशाद अफसोस भरे स्वर में कह उठा। चिंता क्यों करता है, फरहान बाहर देखता कह उठा। अभी तेरे को जिंदगी में जाने कितने मौके मिलेंगे कि एक बार पाकिस्तान पहुंच लेने दे, नौशाद उत्साह भरे स्वर में कह उठा। तब मैं ऐसी जबरदस्त तैयारी करूंगा कि वो देख, एकाएक फरहान कह उठा। क्या? रतलाम स्टेशन आ गया है, जबकि बुलेट ट्रेन अपनी तूफानी रफ्तार पर थी। यहाँ ट्रेन रोकने और हमें घेरने की तैयारी की गई थी। देखें तो सही कि कैसी तैयारी की गई थी हमारे स्वागत की। दोनों की निगाह इंजन की खिड़की से बाहर टिक गई थी। तभी ट्रेन रफ्तार से स्टेशन में प्रवेश करती चली गई। 10 सेकंड में ट्रेन स्टेशन से बाहर भी निकल गई थी अपनी तूफानी रफ्तार से। इतने में ही उन्होंने स्टेशन पर मिलिट्री मिलिट्री को फैले देखा था। फरहान ने गहरी सांस ली। हरामजादे हिंदुस्तानी हर वक्त हमारे पीछे पड़े रहते हैं, नौशाद गुस्से से कह उठा। बुरे बच गए। अगर ट्रेन को यहाँ रोक दिया जाता तो हम में से कोई भी नहीं बचता, गंभीर स्वर में कह उठा फरहान। अगला दृश्य। गहरा सन्नाटा छाया हुआ था रिपोर्टरों के डब्बे में। ट्रेन तूफानी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ जा चुकी थी। वो डिब्बे के हालात पूरी तरह अपने दिमाग में बैठा चुका था। हथियारों से भरा बैग उसके और रोहन के पांव के पास पड़ा था। जब से इस्माइल एक रिपोर्टर को मार कर गया था, तब से वहां डर और भी छाया गया था। अधिकतर रिपोर्टर युवा युवा थे और ये सब देखकर उनका जवान खून उबल रहा था। परंतु वो इस बात को भूले नहीं थे कि ये आतंकवादी हैं और इनकी निगाहों में जान की कीमत कुछ भी नहीं। पूरे 8 थे जो गने थामे सब पर नजरें रखे हुए थे। देवराज चौहान के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि एक साथ 8 आतंकवादी वहां थे, कि एक साथ 8 आतंकवादी वहां थे और वो अकेला था। अगर उसके साथ एक और हथियार चलाने वाला होता तो मौका पाते ही एक साथ 8 को शूट कर देते दो लोग। देवराज चौहान मन ही मन अपनी योजना के ताने बाने बुनता जा रहा था। तभी रोहन फुसफुसा कर कह उठा। तुमने जो कहा वो सब सच निकला। देवराज चौहान खामोश रहा। सब कुछ वैसा ही हुआ जो तुमने बताया था, रोहन पुनः फुसफुसाया। देवराज चौहान सामने 8-10 कदमों पर दूर खड़े आतंकवादी को देखता रहा। चेहरा शांत था, परंतु आंखें बता रही थी कि वो बहुत कुछ कर जाने की सोच रहा है। देवराज चौहान ने फुसफुसा कर कहा। उन्होंने तुम्हें बोलते देखा तो तुम्हें शूट कर देंगे। मैं डरपोक नहीं हूं। डरपोक नहीं हो तो अपनी जगह तुमने मेरे साथी को 15 लाख में क्यों नहीं दी? तब तो नौकरी जाने के डर से। वो बात दूसरी है। तुम्हें रिवॉल्वर चलानी आती है? देवराज चौहान ने बेहद धीमे स्वर में पूछा। नहीं। तुम बताओ तो कैसे चलाते हैं? जिसे मारना हो उसकी तरफ नाल करके ट्रिगर दबा देना होता है, रोहन ने पूछा। इस वक्त मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने से रहा। पाँव के पास पड़ा बैग आहिस्ता से मेरी तरफ सरकाओ। क्या? हथियारों वाला बैग मेरी तरफ सरकाओ। वो तुम्हारे पाँव के पास पड़ा है, देवराज चौहान ने पुनः कहा। रोहन ने पाँव से आहिस्ता से बैग देवराज चौहान की तरफ सरका दिया। देवराज चौहान दिखावे के तौर पर लापरवाह जैसा बैठा था। बैग के अपने पाँव के पास पहुंच जाने का एहसास हो गया था उसे। सामने देखते हुए उसने पाँव से बैग को सरका कर अपने पैरों के बीच कर लिया। तुम अब इन सबको मारोगे? रोहन फुसफुसाया। पता नहीं। तुम अकेले हो, तुम्हारे दो साथी तो पेंट्री कार में हैं। देवराज चांद एकाएक हिला सीट पर, जैसे सीधा बैठना चाहता हो, और फुर्ती से आगे झुककर बैग की जिप खोल दी और सीधा होकर बैठ गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। ऐसा करते ही एक आतंकवादी का ध्यान उसकी तरफ हुआ, परंतु जब उसे सीधा बैठते देखा तो उसकी तरफ से नजरें घुमा ली। ट्रेन धड़ धड़ करती तूफानी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी।
स्पीड तेज होने पर भी अन्य ट्रेनों से कम आवाज उठ रही थी पटरियों की, परंतु ट्रेन की तूफानी रफ्तार से सबसे ज्यादा बड़ा तूफान ट्रेन के भीतर उठा हुआ था। मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ? रोहन ने पूछा। मारे जाओगे? देवराज चांद ने दबे स्वर में कहा। रोहन ने होंठ भींचकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उनकी सीट के आगे भी दो सीटों का जोड़ा था, पीछे भी दो सीटों का जोड़ा। ऐसे में देवराज चांद ने पांव के पास पड़े बैग पर आतंकवादियों की निगाह आसानी से नहीं पड़ सकती थी। देवराज चांद ने खुले बैग के भीतर निगाह मारी। रिवॉल्वर और साइलेंसर पड़े दिखे। हालांकि एक रिवॉल्वर इस वक्त उसकी जेब में भी थी, परंतु वो जानता था कि अकेला रहकर इन लोगों से एक साथ मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दो तीन को मार भी देता तो तब तक उससे उसे छलनी कर दिया जाता। ऐसी लड़ाई का कोई फायदा नहीं जिसमें उसकी जान जाना तय हो और इरादा भी अधूरा रह जाए। इसलिए देवराज चांद ऐसे मौके पर साइलेंसर लगी रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना चाहता था। देवराज चांद सहज भाव में एकाएक आगे झुका और खुले बैग से साइलेंसर और रिवॉल्वर उठाकर सीधा बैठ गया। सब ठीक रहा। उसकी हरकत पर किसी की निगाह नहीं पड़ी। सीधा बैठा वो साइलेंसर सीधा बैठा वो रिवॉल्वर की नाल पर साइलेंसर चढ़ाने लगा। मिनट भर में ही साइलेंसर नाल पर फिट हो गया। अब साइलेंसर लगी रिवॉल्वर उसके हाथ में थी। तभी देवराज चांद की निगाह दाईं तरफ 3 फुट का रास्ता छोड़कर मौजूद दो सीटों पर पड़ी। वहां किनारे की सीट पर बैठा व्यक्ति आंखें सिकोड़े उसे और हाथ में दबी रिवॉल्वर को देख रहा था। देवराज चांद और उसकी निगाह मिली। उस व्यक्ति ने आंखों से इशारा किया कि रिवॉल्वर उसे दे दे। देवराज चांद उलझन में फंसा दिखा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे रिवॉल्वर चलानी आती है भी कि नहीं। उस व्यक्ति ने पुनः आंखों का इशारा करके कहा कि रिवॉल्वर उसे दे दे। हालात ऐसे नहीं थे कि देवराज चांद उससे पूछ पाता कि रिवॉल्वर उसे चलानी आती है क्या। लेकिन अगले ही पल देवराज चांद की अनुभवी आंखों ने महसूस किया कि वो कुछ कठोर तरह का इंसान है। 40 के करीब उसकी उम्र थी। उसकी आंखें इस बात की चुगली कर रही थी कि वो सख्त जिंदगी जी चुका है। वो निडर जैसा लगा देवराज चांद को। देवराज चांद ने उसे आंख से इशारा किया कि अभी देता है, और उसके साथ ही उसने साइलेंसर लगी रिवॉल्वर को गोद में रखा और मौका मौका देखने लगा, पुनः खुले बैग पर झुकने का। खतरे वाला काम था वो। किसी को भी उस पर शक हो सकता था। वो पास आ सकता था और आसानी से हथियारों वाले खुले बैग को देख सकता था। परंतु अब वक्त कम था। कुछ तो करना ही था। खतरा उठाना ही था। वो व्यक्ति छिपी निगाहों से देवराज चांद को देखता रहा। फिर सब कुछ भूलकर देवराज चांद पल भर के लिए नीचे झुका और बैग में हाथ डालकर एक ही बार में रिवॉल्वर और साइलेंसर हाथ में दबाए सीधा होकर बैठ गया। शांत सी निगाह सामने की तरफ गई। सब ठीक था। किसी ने उसकी हरकतों को नोट नहीं किया था। एकाएक देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। कदमों की मध्यम सी आहट उसने सुनी। पीछे से एक आ रहा है, रोहन फुसफुसाया और तुरंत सीधा होकर बैठ गया। देवराज चांद का दिल धड़का। एक साइलेंसर लगी रिवॉल्वर उसकी गोद में पड़ी थी। दाएं हाथ में एक रिवॉल्वर और एक साइलेंसर दबा था। इतना वक्त नहीं था उसे कहीं छिपा पाता। ज्यादा हिलता तो आने वाले ने उसे जरूर देख लेना था। क्या पता वो उसे झुकते पाकर उसकी तरफ आ रहा हो। देवराज चांद को लगा खतरा उसे घेर रहा है। कदमों की आहट पीछे करीब आ गई थी। देवराज चांद ने रिवॉल्वर साइलेंसर थामे वो हाथ आराम से अपनी गोद में रख दिया। कदमों की आहट बेहद करीब, जैसे कानों के पास आ गई। पीछे से आने वाला बेहद मध्यम गति से आगे बढ़ रहा था। वो पास पहुंचा, पास से निकला। हाथ में दबी गन नीचे लटक रही थी। वो अपनी दहशत फैलाने के लिए मात्र खाना पूर्ति करते हुए सीटों के बीच रास्ते से निकल रहा था। उसका ध्यान देवराज चांद पर नहीं था। वो पास से निकलकर आगे आया। देवराज चांद ने फौरन पीछे देखा। काफी पीछे 3 आतंकवादी मौजूद थे, परंतु उनका ध्यान इस तरफ नहीं था। देवराज चांद ने फुर्ती से साइलेंसर लगी गन गोद से उठाई और उस व्यक्ति को देखा जो रिवॉल्वर मांग रहा था। वो भी एकदम तैयार हो गया था। यकीनन वो समझ गया था कि उसे गन दी जानी है। देवराज चांद ने आहिस्ता से रिवॉल्वर उसकी तरफ उछाल दी। उसने अभ्यस्त अंदाज में रिवॉल्वर लपकी और दाएं हाथ में पकड़ ली। देवराज चांद के होंठ सिकुड़ गए। उसने रिवॉल्वर हाथ में आते ही जिस अंदाज में रिवॉल्वर को हाथ में पकड़ा,
उससे देवराज चौहान समझ गया कि उसे रिवॉल्वर चलाना खूब आता है। यह महसूस करके देवराज चौहान को राहत मिली। तुमने रिवॉल्वर उसे क्यों दी? रोहन ने फुसफुसाते स्वर में पूछा। देवराज चौहान ने गोद में रखी रिवॉल्वर उठाई, उस पर साइलेंसर चढ़ाने लगा। नजरें सामने की तरफ थी। तुमने रिवॉल्वर उसे क्यों दी? रोहन ने पुनः फुसफुसाकर पूछा। वो मांग रहा था, देवराज चौहान ने धीमे स्वर में कहा। उसे चलानी आती है? शायद आती है। एक मुझे भी दो, रोहन बोला। ये तुम्हारे काम की चीज नहीं। मैंने कहा मुझे दो। रोहन फुसफुसाती आवाज में जिद करने लगा। बचपना मत करो तुम, जो मैंने कहा है वो करो। देवराज चौहान ने साइलेंसर नाल पर टाइट किया और सीट पर अपनी टांगों के बीच में रख ली। तुम खुद बैग से रिवॉल्वर और साइलेंसर निकालो। साइलेंसर कैसा होता है? नाल की तरह, जैसा कि तुमने मुझे रिवॉल्वर की नाल पर चढ़ाते देखा है, देवराज चौहान ने कहा। ओह, मुझे नहीं पता था उसे साइलेंसर कहते हैं। मैं तो उसे बेकार की नली समझ रहा था। कहने के साथ ही रोहन किसी बात की परवाह किए बिना झुका और बैग से रिवॉल्वर साइलेंसर निकालकर सीधा होकर बैठ गया। तभी एक आतंकवादी की गरजती आवाज आई। ए, सीधे बैठ। रोहन ने गर्दन घुमाकर आवाज की तरफ देखा। कईयों की गर्दन उस तरफ घूम रही थी। वो रोहन से ही कह रहा था। रोहन उसी पल सीधा होकर बैठ गया। रिवॉल्वर साइलेंसर उसके हाथ में दबे थे और भय से पसीने छूटने लगे थे। ये अच्छी बात ये रही कि वो इस तरफ ना आया था, वहीं का वहीं खड़ा बोल रहा था। देवराज चांद ने पुष्ट से सिर टिकाए आंखें बंद कर ली थी। 5 मिनट बीत गए। देवराज चांद ने आंखें खोली और उस व्यक्ति की तरफ देखा जिसे रिवॉल्वर दी थी। अब उसके दोनों हाथ खाली थे। समझदारों की तरह उसने रिवॉल्वर कहीं छिपा दी थी, शायद उसकी तरह टांगों के नीचे। देवराज चांद की उससे नजरें मिली। उसके होंठों पर नन्ही सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। उसने मुस्कान के सहारे इस बात का वादा किया था जैसे कि वो उसके साथ है। देवराज चांद ने चेहरा सीधा कर लिया। तुम बेवकूफ हो, देवराज चांद रोहन से फुसफुसाया। रोहन ने जवाब में कुछ नहीं कहा। जिस तरह तुम बैग पर झुके उस तरह तुम्हें नहीं झुकना चाहिए था, देवराज चौहान पुनः फुसफुसाया। मैंने सोचा तुम भी इस तरह 2 बार झुके थे तो मैं भी। चुप रहो। रोहन ने होंठ बंद कर लिए। अब किसका इंतजार कर रहे हो? साइलेंसर रिवॉल्वर पर चढ़ा लो, देवराज चांद ने सरसराते स्वर में कहा। मुझे लगाना नहीं आता। उसी तरह चढ़ाओ जैसे मैंने चढ़ाया था। नहीं आता मुझे। मुझे दो। सीधे बैठे रोहन ने साइलेंसर और रिवॉल्वर देवराज चौहान की तरफ बढ़ा दी। गर्दन ऊपर रखे देवराज चांद उंगलियों से टटोलने के बाद नाल पर साइलेंसर चढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बेआवाज सा ये काम होता रहा। तभी एक 25 साल का युवक अपनी सीट से उठकर घबराहट भरी आवाज में एक आतंकवादी से बोला, मुझे बाथरूम जाना है। 2 पल के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया। देवराज चौहान धीरे धीरे नाल पर साइलेंसर चढ़ा रहा था। हर किसी को इंतजार था कि अभी गोलियां चलेंगी और उस युवक का शरीर छलनी हो जाएगा। जा, आतंकवादी उसे घूरता कह उठा। वो युवक यु, वो युवक फौरन सीट के बीच में से निकला और बोगी के अंत में बाथरूम की तरफ बढ़ा। देवराज चांद ने साइलेंसर चढ़ाने के बाद रिवॉल्वर रोहन की तरफ बढ़ा दिया। रोहन ने रिवॉल्वर थाम लिया और फुसफुसाकर बोला, इसमें कितनी गोलियां हैं? 18। अब रिवॉल्वर का क्या करूं? अपने नीचे छुपा लो और वक्त आने का इंतजार करो, देवराज चौहान ने कहा। मैंने तो सोचा था कि तुम कुछ करने वाले हो, लेकिन तुम तो आराम से बैठने को कह रहे हो। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। रोहन ने रिवॉल्वर को देवराज चौहान की तरह टांगों के नीचे सीट पर रख लिया। तभी गृह मंत्री जी वाली बोगी की तरफ से नौशाद ने इस बोगी में कदम रखा। उसके होंठों पर विजेता विजेता से भरी मुस्कान थी। हाथ में रिवॉल्वर थी। हर पत्रकार, हर कैमरामैन उसे पहचानता था चेहरे से। चंद पलों के लिए लगा जैसे उसके आने पर बोगी में हलचल आ मची हो। कुछ फुसफुसाहटें सी उभरी और फिर चुप्पी छा गई। नौशाद ने शान वाले अंदाज में हाथ में रिवॉल्वर थाम रखी थी।
नजरें बोगी में मौजूद चेहरों पर फिर रही थी। ये नौशाद है, रोहन ने आवेश में फुसफुसा कर कह उठा। तुम्हें पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है? जबकि देवराज चौहान की आंखों में कठोरता आ गई थी। वो एकटक नौशाद को देख रहा था। तुम इसे मारोगे अब? रोहन ने पुनः फुसफुसाकर कहा। अभी नहीं। देवराज चौहान का स्वर शांत था। तुम क्या करने की सोच रहे हो, मुझे भी बताओ। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। नजरें नौशाद पर थीं। तभी नौशाद ने रिवॉल्वर वाला हाथ हवा में लहराया और मुस्कुरा कर बोला, मैं तुम लोगों से ही मिलने आया हूं दोस्तों। पता चला कि इस बुलेट ट्रेन में पत्रकार भी सफर कर रहे हैं, तो मिलने का बहुत मन किया। हमारे पाकिस्तान में पत्रकारों को दबा कर रखा जाता है, परंतु हिंदुस्तान में तो जैसे तुम लोग देश की जान हो। क्या तुम लोग मेरा इंटरव्यू नहीं लेना चाहोगे? सच बात तो यह है कि जब मैं अपनी तस्वीर अखबार या टीवी पर देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत खास हूँ। पत्रकारों और टीवी वालों ने वहां खड़े गनमैनों को देखा। उसकी नजर को भांप कर नौशाद कह उठा, मेरे साथ बातचीत करने के दौरान तुम लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा। अपने कैमरे खोलो और मेरी तस्वीरें लेना शुरू कर दो। मुझे गुप्त रूप से दिल्ली पहुंचाया जा रहा है। चेहरे पर नकाब डाल दिया गया था कि कोई मुझे पहचान न सके। चलो जल्दी से सवाल पूछो, मेरी तस्वीरें लो। इसके बाद नौशाद यानी कि मैं हिंदुस्तान के हाथों से बहुत दूर जाने वाला हूँ। तभी कैमरामैन उठा और अपने कैमरे वाला बैग खोलने लगा। फिर दूसरा और तीसरा उठा। एक दूसरे की देखा देखी बाकी सब भी उठने लगे। उठो उठो, मेरा इंटरव्यू लो, मेरी तस्वीरें लो। मैं तुम लोगों को शानदार मौका दे रहा हूँ। तुम सबकी तमन्ना रही होगी एक बार नौशाद का इंटरव्यू मिल जाए, और मैं हाजिर हूँ। इन शब्दों के साथ ही बोगी में हलचल उठ खड़ी हुई। सब उठकर अपना साजो सामान चेक करने लगे। बातों की आवाजें उठनी शुरू हो गई। सामान्य हलचल उठ खड़ी हुई। नौशाद मुस्कुराता हुआ सबको देख रहा था। रिपोर्टर अपनी डायरी और पेन लेकर नौशाद के पास पहुंचने लगे। कुछ ने अपने छोटे टेप रिकॉर्डर हाथ में ले लिए बातों को रिकॉर्ड करने के लिए। रोहन ने भी अपना कैमरा तैयार कर लिया। रिवॉल्वर वो जेब में डाल चुका था। देवराज चांद उसके साथ ही उठ खड़ा हुआ और दिखावे के लिए डायरी और पेन हाथ में ले लिया था। तुम उसकी इंटरव्यू जरूर लेना, रोहन बोला। डायरी में नोट करना, तुम्हारी पूछी बातें बैनर्जी के काम आएंगी। देवराज चौहान ने छिपी निगाह वहां फैले आतंकवादियों पर मारी। आतंकवादी गने थामे अपनी अपनी जगह पर सतर्क खड़े थे। तभी वो व्यक्ति पास पहुंचा, देवराज चांद के, जैसे साइलेंसर लगी रिवॉल्वर दी थी। तुम रिपोर्टर तो नहीं हो? उसने देवराज चांद से पूछा। नहीं। कौन हो? इन आतंकवादियों का दुश्मन। तुम कौन हो? देवराज चांद का स्वर धीमा था। मैं एक जाने माने अखबार का फोटोग्राफर हूँ। पहले मैं मिलिट्री में था। मिलिट्री का फोटोग्राफर था। मतलब कि हथियार चलाना जानते हो? बहुत अच्छी तरह से। नाम क्या है तुम्हारा? प्रीतम सोनी। तुम क्या करने का इरादा रखते हो? एसटीएफ के जवानों के वेश में यहाँ 30-35 आतंकवादी हैं। नौशाद को लेने आए हैं। मैं इनकी कोशिशें पूरा नहीं होने देना चाहता। क्या तुम मेरे साथ हो? पूरी तरह। अब कैमरामैन नौशाद के वीडियो फिल्म बनाने में लग गए थे। तस्वीरें भी ली जा रही थी और रिपोर्टरों के सवाल भी शुरू हो गए थे। चंद मिनटों में ट्रेन के डिब्बे का माहौल बदल गया। ये खतरनाक खेल है, देवराज चौहान बोला। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। फौजी को डर मत दिखाओ। प्रीतम सोनी की आंखों में सख्त भाव उभरे। ये काम करके मुझे खुशी होगी। देवराज चौहान की नजर हर तरफ घूमी। तुम क्या करना चाहते हो? प्रीतम सोनी ने पूछा। शुरुआत हमें इसी डिब्बे से करनी होगी, देवराज चौहान ने सर्द स्वर में कहा। सब आतंकवादियों को खत्म करना है। कर दें शुरुआत? प्रीतम सोनी ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। हम दो हैं। हमें आधे आधे आतंकवादियों को छांट लेना है जिन्हें मारना है। यह ध्यान रखना कि हमें बहुत तेजी दिखानी होगी। अगर हम जरा भी चूके तो आतंकवादी यहाँ मौजूद रिपोर्टरों की भीड़ पर गोलियां चला सकते हैं, इन्हें मार सकते हैं। समझता हूं मैं अपने हिस्से में आए आतंकवादियों को संभलने का मौका नहीं दूंगा। रिवॉल्वर में कितनी गोलियां? 18।
और साइलेंसर चढ़ा है। हमारे गोलियां चलाने पर जब तक ये समझेंगे तब तक इन्हें खत्म कर देना है। ठीक है, नौशाद को भी मैं उसे जिंदा रखना है। क्यों? वो सरकार की अमानत है। हिंदुस्तान का सिर ऊंचा रखना है तो उसे जिंदा रखो और कानून की गिरफ्त में पहुंचाओ। प्रीतम सोनी ने देवराज चांद की आंखों में देखा। नौशाद को नहीं मारना है? तुम हो कौन? देवराज चांद खामोश रहा। सरकारी आदमी हो? प्रीतम ने पूछा। नहीं, और इन बातों में खामखा अपना वक्त मत खराब करो। जो करना है उस तरफ ध्यान दो। तुम अपने बारे में क्यों नहीं बताना चाहते? इस वक्त हम एक साथ, पहले ये निपटा लो फिर बताऊंगा। प्रीतम सोनी ने गहरी सांस ली। तुम पीछे वालों को संभालना है, तुम्हें पीछे वालों को संभालना है। पीछे देख लो कितने हैं। यहाँ पर कुल 8-9 है। कभी एक आधा आ जाता है, कभी चला जाता है। अपने शिकारों को नजर में लो, मैं आगे की तरफ देखता हूँ। हम दोनों एक साथ एक ही वक्त पर हरकत में आएंगे ताकि इन्हें कुछ भी सोचने समझने का मौका ना मिले। ठीक है, पर मैं हैरान हूं कि तुम हथियारों से भरा बैग कैसे ले आए। सफर में इतने हथियार? मुझे पहले से ही पता था कि इस ट्रेन में सब कुछ हो सकता है। ओह, तब तो तुम्हें पुलिस को खबर देनी चाहिए थी। वक्त खराब कर रहे हो बातों में। प्रीतम सोनी अपना कैमरा संभाले एक तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान ने नौशाद की तरफ देखा। प्रेस रिपोर्टर उसे घेरे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे और वो शान से सवालों का जवाब देता जा रहा था। मध्यम सा शोर मचा हुआ था। देवराज चौहान भी उसी भीड़ में शामिल होकर खड़ा हो गया, परंतु उसकी निगाह गन थामे बोगी में खड़े आतंकवादियों पर पड़ी। फिर उनकी पोजीशन को देख रहा था। वो सब आतंकवादी सतर्क दिख रहे थे। प्रीतम सोनी को देखा, वो भी छिपी निगाहों से आतंकवादियों को टटोल रहा था। तभी देवराज चौहान को अपनी बाह में कुछ दबाव सा महसूस हुआ। उसने फौरन गर्दन घुमाई। रोहन को उसने अपने करीब खड़े पाया। तुम उससे बात कर रहे थे जिसे रिवॉल्वर दी है? क्या कुछ करने वाले हो? हाँ, हम आतंकवादियों को मारने जा रहे हैं। मारने जा रहे हैं? वो रिवॉल्वर चलाना जानता है? वो पहले मिलिट्री का फोटोग्राफर था। मतलब उसे गोली चलानी आती है? हाँ। तुम भी तो हमारे साथ हो, तुम्हारे पास भी रिवॉल्वर। मेरे भरोसे मत रहना, मुझे गोली चलानी नहीं आती। बहुत आसान है गोली चलाना। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। रोहन बेचैनी भरे स्वर में कहा। तो रिवॉल्वर क्यों ली? वो तो यूं ही। तुम मेरे भरोसे कोई काम मत करना। जो करना अपनी जिम्मेवारी पर करना, रोहन ने स्पष्ट कहा। बातों के दौरान देवराज चांद की निगाह हर तरफ घूम रही थी। आतंकवादी चौकस जरूर नजर आ रहे थे, परंतु रिपोर्टर द्वारा घिरे नौशाद की वजह से वो लापरवाह हो गए थे। नौशाद बढ़ चढ़कर रिपोर्टरों को जवाब दे रहा था, फोटो खिंचवा रहा था। आतंकवादी जो बीच में थे बोगी के, वो अब आगे और पीछे की तरफ बढ़ गए थे, क्योंकि बोगी के बीच में नौशाद और प्रेस रिपोर्टरों की भीड़ मौजूद थी। 5 आतंकवादी पीछे की तरफ थे और चार आगे की तरफ। जब गोलियां चले तो नीचे बैठ जाना, देवराज चांद ने रोहन से कहा। दूसरों को भी नीचे बैठने को कह देना। तुम गोलियां चलाने जा रहे हो? रोहन घबराया दिखने लगा। देवराज चांद रिपोर्टरों की भीड़ को पार करता धीरे धीरे आगे की तरफ जाने लगा। भीड़ की वजह से आगे जाने में काफी अड़चन आ रही थी, परंतु देवराज चांद जैसे तैसे जगह बनाकर आगे बढ़ने लगा। 10-12 मिनट की कोशिशों के बाद देवराज चांद भीड़ को पार करके आगे की तरफ जा पहुंचा। वो यूं दर्शा रहा था जैसे वो नौशाद से अपने सवाल पूछने को उतावला हो रहा हो। रिपोर्टरों की भीड़ का हिस्सा बने देवराज चांद ने उस पार प्रीतम सोनी को तलाशने की कोशिश की तो वो एक ही बार में नजर आ गया। दोनों की नजरें मिली। आंखों ही आंखों में बातें हुई। इसके साथ ही देवराज चांद पलटा और फुर्ती से कपड़ों में छिपी रिवॉल्वर निकाल ली। चेहरे पर अब मौत के भाव दिखने लगे थे। सामने ही थे वो चारों आतंकवादी। एक ने कंधे पर गन लटका रखी थी, बाकी 3 के हाथों में गनें थी। आगे जो हुआ वो पलक झपकते ही चंद पलों में हो गया था। मौत वहां नाच उठी थी। देवराज चौहान को रिवॉल्वर निकालते एक आतंकवादी ने देख लिया था। वो आतंकवादी चौंका और फुर्ती से उसने गन सीधी करनी चाहिए। पिट की आवाज के साथ ही उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर से गोली निकली और उसके माथे पर जा धसी। वो उछलकर नीचे जा गिरा। बाकी के तीनों चौंके। उसके बाद तो देवराज चौहान के रिवॉल्वर से एक के बाद एक गोलियां निकली और सामने दिख रहे तीनों आतंकवादियों की जान लेती चली गई।
चंद पलों में ही ये काम हो गया। ये होते पाकर रिपोर्टर चौंके। दो के होंठों से चीख निकली। नौशाद पलटा कि क्या हुआ है, परंतु तब तक करीब पहुंच चुके देवराज चांद ने उसकी गर्दन से नाल लगाई। हिलना मत। देवराज चांद के होंठों से गुर्राहट निकली। नौशाद दो पलों के लिए सिटपिटा उठा कि क्या हो गया। उसी पल देवराज चांद ने उसके हाथों से दबी रिवॉल्वर ले ली। चलिए दोस्तों, एक्शन शुरू हो चुका है। देवराज चांद ने एक हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया है। अब देखना है आगे क्या होता है। ये इतनी अच्छी कहानी हो चुकी है कि मुझे लग रहा है कि अब मुझे ना फटाफट इसका अगला हिस्सा रिकॉर्ड करके फिर ही बातें करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस हिस्से की बातें हम अगले हिस्से में करेंगे। मिलते हैं इसके अगले भाग में।